चलो भाई, शुरू करते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा जो अधिनियम है 1773 से लेकर 1935 तक, सारे के सारे अधिनियम यहाँ पर हम लोग याद करने वाले हैं। 99% मेहनत मेरी होगी, 1% मेहनत अगर आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा, जिसे ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे, यानी लगभग आप मान के चलो कि कोई भी बच्चा सही से नहीं कर पाता, लेकिन अब आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ आप देखोगे 1773 से लेके 1935 तक जितने भी अधिनियम दिए गए हैं, टोटल 11 अधिनियम है। इन 11 अधिनियम को बिल्कुल लाइन से हम लोग याद कर लेंगे, आपको रट जाएंगे, है ना। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इन जो अधिनियम है, इनमें एक क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें कितने भागों में बांटा। तो इतिहासकारों ने इन्हें 2 भागों में बांटा। पहला चरण था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। कब आई? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चालू हो जाता है 1773 से लेके 1857 तक। पहला चरण इसे माना जाता है 1773 से लेके 1857 तक। 1857 में आपको पता है सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बोलते हैं हम, मंगल पांडे वाली। ठीक है, तो 1857 तक जो है, 1773 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी। 1857 के बाद से ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट भारत में शासन स्टार्ट हो जाता है। कब तक चलता है? भारत की आजादी तक। तो 2 चरणों में से हम पढ़ेंगे। क्लियर है? अब सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी ये 11 सन है, इन 11 के 11 सनों को हम लाइन से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, लाइन से कैसे याद रखेंगे, एक भी सन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना। देखो, 1773 से शुरुआत करते हैं। हमने ले लिया क्या? 73। उसके बाद हमने ले लिया क्या? उसके बाद हमने ले लिया 84। उसके बाद हमने ले लिया 84। फिर आप देखोगे 13 आ जाता है, फिर 33 आ जाता है, फिर उसके बाद आप देखोगे हमारा 53 आ जाता है, फिर आप देखोगे 58 आ जाता है। ठीक है, 73, 84, 13, 33, 53, 58, 73, है ना। 73, 84, 13, 33, 53, 58। ठीक है, ये हमारे हो गए पहले चरण। दूसरे चरण में आप देखोगे 58 से अगर आप आगे जाओगे तो 58 के बाद आप देखोगे 61 आ जाता है, 92 आ जाता है, 09 आ जाता है, 19 आ जाता है, उसके बाद आ जाता है 35 आ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, इन्हें लाइन से आप देखोगे। अब इसमें सन ऐड करते चले जाना है। एक मोबाइल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर इतना याद हो गया तो आपके सनों की दिक्कत खत्म हो जाएगी, कम से कम इन अधिनियमों में। क्लियर है? देखो, 73, 84, 13, 33, 53, 58, 61, 92, 09, 19, 35। अब यहाँ पर सन कैसे करना है आप देखोगे। हमें पता है, इतना तो क्लियर है कि 1773 से चालू होता है। 1773 से चालू होता है, 73 के बाद 84 आया, हमने 17 लगा दिया। 84 के बाद देखो 13 तो आएगा नहीं, तो 17 से क्या आ गया? 1813। फिर उसके बाद 33 है, 18, 53 है, 18, 58 है, 18, 58 से 61 है, 18, 61 से 92 है, 18, 92 से 09 नहीं आएगा, वापस से 100 से गिनती चालू हो जाएगी, तो 1909, 1919, 1935। ठीक है, तो आपको केवल करना क्या है कि इसे मोबाइल नंबर के थ्रू याद कर लो, है ना। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और इसके अंदर की चीजें भी मैं इसी क्रम में आपको इसी के अंदर ही समझा दूंगा। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, है ना। देखोगे तो 73, 84, 13, 33, 73, 84, 13, 33, मेरे पीछे पीछे भी रिपीट करते जाओगे, 1-2 बार ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 73, 84, 13, 33, 53, 58, 53, 58, 53, 58, 61, 92, 09, 19, 35, 61, 92, 09, 19, 35। ठीक है, एक क्रम ये हो गया। दूसरा क्रम हम इसे रिवीजन यानी कि उल्ट रिपीट क्रम में पढ़ेंगे, यानी कि रिवर्स क्रम में पढ़ेंगे। रिवर्स क्रम में पढ़ने में क्या होता है कि जो हमारी बुद्धि होती है उस पर जोर पड़ता है, और वो चीज हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। तो सबसे बाद में क्या आया? आप कहोगे 35 आया। 35 के पहले क्या था? 19। 19 के पहले क्या था? आप कहोगे 09 था, है ना। 09 के पहले क्या था? आप कहोगे 92 था। 92 के पहले क्या था? आप कहोगे 61। 61 के पहले क्या था? आप कहोगे 58 यानी कि 58। 58 के पहले क्या था? आप कहोगे 53। 53 के पहले क्या था? आप कहोगे 33। 33 के पहले क्या था? आप कहोगे 13। 13 के पहले क्या था? आप कहोगे 84। 84 के पहले क्या था? 73। ठीक है, तो 2 क्रम में आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, जल्दी जल्दी। 2 बार सीधे, 2 बार उल्टे, बस उसके बाद दिक्कत खत्म। कभी भी आप नहीं भूलोगे ये सन। बाकी 17, 18 और 19 आगे आराम से लगा लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं टोटल? 11 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कितने हैं? 11।
क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब बात आती है इनके अंदर क्या क्या चीजें आई, उन्हें डिटेल में समझना जरूरी है, उनसे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो एक एक अधिनियम को हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद जिस अधिनियम को डिटेल में समझेंगे, है ना, लास्ट में कंबाइंड में इन्हें कैसे याद करना है उसकी शॉर्ट तरीका भी मैं इसी में बताता जाऊंगा आपको, ताकि सन के साथ साथ में आपको उनके अंदर की चीजें भी याद हो जाएं। क्लियर है? चलो देखो, 1773 के अधिनियम की बात करते हैं। ये भारत का पहला अधिनियम था भारत में लागू होने वाला, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ देखो कि भारत में केंद्रीयकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। केंद्रीयकरण की प्रक्रिया, सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी कि भारत में इनडायरेक्ट शासन करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू हुई थी। दूसरी चीज आपको याद रखना है, बंगाल में राज्यपाल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल के राज्यपाल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल का नाम पूछे तो क्या है, हम क्या लगाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स लगाएंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं अलग से आपको याद करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप देख लेना कि कौन पहला है कौन अंतिम है, ये सारा मैं याद करवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे केवल इतना याद रखना है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला काम क्या था? केंद्रीकरण का। दूसरा काम क्या था? 1773 में बंगाल का जो राज्यपाल था उसे गवर्नर जनरल बोलने लगे। तीसरा काम क्या था? 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में, 1773 में ये अधिनियम आता है और 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में ओपन कर दिया जाता है। इसका मतलब 1773 में आपको तीन चीजें याद करना है। क्या चीज याद करना है? पहली चीज याद करना है केंद्रीकरण, दूसरी चीज याद करना है गवर्नर जनरल, तीसरी चीज याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, तो केंद्रीकरण, गवर्नर जनरल और उसके बाद आपका आ गया सर्वोच्च न्यायालय। ये 1773 के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, है ना, पहले देखो आया क्या कि केंद्रीकरण की व्यवस्था हुई, गवर्नर जनरल बन गए हमारे, और फिर उसके बाद हमारा एक कोर्ट भी खुल गया, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया। कल कहाँ खुला? कलकत्ता में। अब आप देखो कि 84 में, अब यहाँ पर टोटल जो बात होती है वो बात होती है व्यापार को लेके। ठीक है, किस चीज को लेके? व्यापार को लेके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? व्यापार के नाम पर ही भारत आई थी। तो आप देखोगे भारत में ब्रिटिश उपनिवेश, यानी भारत को क्या बोला जाने लगा? ब्रिटिश उपनिवेश बोला जाने लगा। दूसरी पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, वाणिज्य संचालन के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया। वाणिज्य मतलब व्यापार, तो व्यापार के संचालन के लिए। तो जो दूसरे नंबर का जो अधिनियम था वो टोटल व्यापार से संबंधित था, और व्यापार से संबंधित कोई भी आएगा अधिनियम, आपको जाना है सीधा 1784 पर, यानी दूसरे नंबर के अधिनियम पर। फिर वो चाहे ब्रिटिश उपनिवेश बनाना हो, भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बनाना हो, ये भी किस में आता है? इसी में। वाणिज्य संचालन के लिए पूरा एक जो है निदेशक मंडल गठित कर दिया था। वाणिज्य अधिनियम यानी कि व्यापार, वाणिज्य संचालन यानी कि व्यापार के संचालन के लिए। क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखो, दोहरी शासन प्रणाली, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की शुरुआत हो जाती है। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। दोहरी से आपको याद रखना है दो से, दोहरी से आपको याद रखना है दो से। दो क्यों बोल रहा हूं अभी मैं ये बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखोगे 1784 में 3 पॉइंट हमें मिल गया। पहला मिल गया ब्रिटिश उपनिवेश, दूसरा मिल गया निदेशक मंडल, तीसरा मिल गया दोहरी शासन प्रणाली। क्लियर है? आगे देखो, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। 1813 में आप देखोगे भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरे भारत में व्यापार नहीं करेगी, आम लोग भी यानी कि ब्रिटेन के आम नागरिक भी भारत में व्यापार करने के लिए जा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1813 की बात हो रही है। चाय के व्यापार को छोड़कर जो कंपनी का एकाधिकार था वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। यानी कि भारत में अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक आकर व्यापार कर सकता है ना, चाय को छोड़कर। क्यों? क्योंकि चाय का व्यापार जो होता था वो होता था, उसमें आ जाता था चीन शामिल होता था, जिसकी वजह से जो आम जनता जो वहां की आती, निवेशक जो आते ब्रिटेन से, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए उसका पूरा अधिकार दिया था किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
दूसरा पॉइंट देखो, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति। ईसाई मिशनरी है ना, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आप देखोगे 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत उन्हें भारत भेजा गया कि भारत में आप जाओ, ईसाई कॉलेजेस खोलो, स्कूल खोलो, और उनमें जो है ना, वहां पर जाके आप अपने धर्म का यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो जो ईसाई मिशनरी हैं यानी कि पादरी वगैरह हैं, वो भारत आने शुरू हो गए थे, परमिशन उन्हें मिल गई थी। शिक्षा हेतु 1 लाख का वार्षिक जो है बजट रखा गया। शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट। बेसिकली ये बजट कहाँ जाता था? ये बजट इन्हीं मिशनरियों को ही मिलता था, है ना, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेजेस खोलने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये स्कूल कॉलेज खोल के उसके बहाने यहाँ पर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है, तो ये कितना बजट शिक्षा हेतु दिया गया था शुरुआत में? 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए सालाना। ठीक है, अब आप देखोगे 1813 में 3 पॉइंट, है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है चाय का व्यापार, चाय का व्यापार। ठीक है, चाय के व्यापार आप याद रखोगे तो सीधा सीधा दिमाग में रहेगा कि चाय को छोड़ के बाकी सभी व्यापारों पर कंपनी के अधिकारों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। वो सबके लिए परमिशन हो गई, लेकिन चाय को छोड़ के। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ईसाई मिशनरी भारत में आ गए थे। तीसरी चीज याद रखना है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक बजट एलोकेट किया गया था। क्लियर है? 1813 हो गया। यहाँ आप देखोगे 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहलाता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। पहला कौन था? तो पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मैंने अभी बताया इन्हें याद करने में आपको फोकस नहीं करना है, ये मैं आपको याद करवा चुका हूँ। ठीक है ना, अगर याद आपको नहीं याद तो आप एक बार देख लेना पिछली वीडियो में, वहां पर मैंने सारा ये याद करवाया था। आगे देखोगे, गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल था, तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। यानी कि पूरे भारत में जितने भी सैनिक हैं उन्हें कंट्रोल करना, व्यापार कंट्रोल करना, यानी हर एक चीज कंट्रोल करने का अधिकार किसको मिल गया? बंगाल के गवर्नर जनरल से जो चेंज होके बना हमारा भारत का गवर्नर जनरल पद, उसे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, केंद्रीकरण का अंतिम प्रक्रिया थी यहाँ पर। और इसके बाद जब 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है, उसके बाद पूरी तरह से केंद्रीकरण हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल करने का वो चला जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलो आगे देखो, कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो चाय हमने बताया था ना, जो चाय यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना, कि चाय को छोड़कर बाकी पूरा उनका व्यापार खत्म कर दिया था, कि तुम नहीं करोगे, तुम खाली कंट्रोल करने पर, शासन करने पर ही ध्यान दो, केवल चाय को छोड़कर, चाय का व्यापार करते रहो, बाकी सब व्यापार तुम छोड़ दो। ठीक है, सब व्यापार छोड़ देंगे तो ब्रिटेन के अन्य नागरिक आकर भारत में व्यापार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर क्या किया? 1833 में उसने कहा कि पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी कि चाय के व्यापार जो कंपनी अभी तक करती थी उसे भी खत्म कर दिया गया। आगे, दास प्रथा का अंत। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, दास प्रथा का अंत किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1833 के अंतर्गत किया गया था। अब आप देखोगे इसमें कैसे याद रखना है, इसमें क्या है? 1833 33 में देखोगे 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, यानी दोनों 3 क्या है? बराबर। दोनों 3 क्या है? बराबर। 3 3 बराबर 33। ठीक है, बराबर है तो सब कुछ बराबर हो गया। यहाँ पर सब कुछ बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, यानी वो सबका गवर्नर जनरल हो गया, बराबर हो गया। दूसरी चीज है ना, जो राजस्व, नागरिक या सैन्य मामले हैं, या कोई भी नियंत्रण करने की जो बॉडी है, वो भी सब बराबर हो गए। और किसके अंतर्गत आ गई? तो कहोगे गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गई, क्योंकि गवर्नर जनरल पूरे भारत का हो गया। तो सब पर कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल करेगा। तीसरी चीज, केंद्रीकरण का अंतिम चरण था ये। ठीक है ना। चौथी चीज, यहाँ पर आप देखोगे व्यापार क्या कर दिया? पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी ये सबके लिए समान कर दिया। कंपनी को छोड़ के सब बराबर हो गए। व्यापार करने के लिए ब्रिटिश नागरिक कोई भी होगा भारत में आकर व्यापार कर सकता है। तो ये भी बराबर की बात करता है, तो ये भी 33 में आ गया है। ठीक है, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत करके सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया, तो ये भी किसमें आ गया? 33 में आ गया। क्लियर है? चलो
आगे देखोगे आप, ये है अब 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें दो चीजें याद रखना है। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की जो शुरुआत है वो कब से चालू हुई, तो 1853 से, यानी कि पहली बार खुली प्रतियोगिता से आईसीएस की भर्ती चालू हुई थी। यानी जो आप पढ़ते हो ना यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कब से चालू हो गए थे, 1853 से। अंग्रेज लाद के गए थे, जिन्हें आज भी आप लोग ढो रहे हो, हम और आप ढो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे केंद्रीय विधान परिषद ने एक लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, है ना। तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसने एक लघु संसद के रूप में काम करना चालू कर दिया। दो पॉइंट याद रखना है, यूपीएससी की शुरुआत और लघु संसद। यूपीएससी की शुरुआत और लघु संसद कब, 1853। यूपीएससी की शुरुआत और लघु संसद, क्लियर है। आगे देखो 1858। अब पता है आपको 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, ठीक है। इसे हम लोग स्वतंत्रता का पहला आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, स्वतंत्रता का पहला आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मंगल पांडे वाला टाइम पीरियड, ठीक है ना। मेरठ से जो आंदोलन चालू होता है दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक है, वो वाला। तो जब ये 1857 का आंदोलन हुआ तो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी हिल गई थी, और 1858 में उनने एक और अधिनियम भेजा, जिसमें इस बार इसका नाम क्या रखा, भारत सरकार अधिनियम। पहले क्या आते थे, पहले चार्टर एक्ट आते थे, कंपनी के द्वारा भारत में रूल कैसे करना है उसके नियम आते थे। अब क्या है, भारत सरकार अधिनियम, यानी ब्रिटिश क्राउन, है ना, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हो गया, जो ब्रिटेन की महारानी है उसके द्वारा भारत में डायरेक्ट शासन किया जाएगा, ऐसा बोला गया 1858 में। अब इसके अंतर्गत देखो कौन से पॉइंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, अब शासन कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगी, ठीक है। सत्ता ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। दूसरा पॉइंट, भारत के राज्य सचिव को पूर्व के निदेशक मंडल की शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए। वे भारत के वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करते थे। भारत में एक राज्य सचिव की बनाया गया। भारत का जो राज्य सचिव था उसे पहले कोई भी अधिकार नहीं थे, यहाँ पर थोड़े से अधिकार दिए गए कि भारत का एक राज्य सचिव होगा अंग्रेजी होगा, ठीक है, होगा अंग्रेज होगा, लेकिन भारत के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि राज्य सचिव होगा, और वो वायसराय के जो मतलब वायसराय मतलब जो गवर्नर जनरल है भारत का, जो वायसराय है उसके अंडर काम करेगा, और सारी जानकारी वायसराय जो है राज्य सचिव के द्वारा ही जनता तक पहुंचाएगा, या कौन से नियम कायदे कानून लागू करना है वो राज्य सचिव लागू करेगा, कंट्रोल किसका रहेगा, वायसराय का रहेगा, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, तो यहाँ पर इसका नाम गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और पहले वायसराय पूछे तो कौन, लॉर्ड कैनिंग, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको याद रखने हैं 3 पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया हमारा, है ना, पहला पॉइंट हो गया 1857 जैसी आया तो हमारे दिमाग में 1857 आया, 1857 की क्रांति हुई थी, तो शासन किसके पास चला गया, ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। फिर उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, उनके पास गया तो उन्हें एक भारत सचिव नियुक्त कर दिया गया, है ना, और वायसराय का पद डाल दिया नाम बदल के, है ना, कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया, क्लियर है। तो ये 3 चीज 1858 में। आगे देखोगे तो 1861 का अधिनियम, है ना, भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात कर लेते हैं। इसमें 2 चीजें याद रखना है, प्रांतों और केंद्र में विधान परिषदों की स्थापना। अब आप देखोगे ये बात हो रही है 1858 की, और ये बात हो रही है 1861 की, यानी 3 साल ही लगे हैं खाली, 3 साल में दूसरा अधिनियम आ गया। 3 साल पहले यानी 1858 में पूरे शासन व्यवस्था लिया किसने,
ब्रिटिश क्राउन ने यानी कि ब्रिटिश संसद ने, तो ब्रिटिश संसद ने अपने ही जैसी व्यवस्था चलाने के लिए भारत में क्या किया कि प्रांत और केंद्रों में विधान परिषद की स्थापना की, है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, लोकसभा हो गया या राज्यों में जो परिषद हो गई, तो ये जो दो टाइप की जो सभाएं हैं या परिषद हैं, ये गठन करने की शुरुआत कर दी थी 1861 में। क्लियर है। उसके बाद वायसराय की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत, ये शब्द याद रखना है, मनोनीत। मनोनीत का मतलब होता है कि जिसे हम चाहते हैं वो आ जाओ उठ के, है ना। चुनाव नहीं होते थे, ऐसे ही किसी को भी बुला लिया जाता था जो अंग्रेजों की बात मानता था, उसी को अपने पक्ष में रखते थे, उसी को इस परिषद में शामिल कर लिया जाता था। कहने का मतलब जो ये प्रांत और केंद्र जो स्थापित किए, परिषद स्थापित किए, और वायसराय की विधान परिषद में एक आदमी अब भारतीय भी होगा कि भारतीय हमसे संतुष्ट रहें, एक लॉलीपॉप देने के लिए कि देखो भाई हम तुम लोगों की सहमति से भी काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए वायसराय की जो विधान परिषद होती थी, है ना, वहां पर एक भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, लेकिन वो मनोनीत होता था, यानी कि वायसराय देखता था कि कौन सबसे बड़ा हमारा चापलूस है, उसी को अपनी परिषद में शामिल कर लेता था। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ चल रहा था। आगे देखोगे तो अब बात करते हैं 1892 की। विधान परिषद को अधिक शक्तियां दी गई, उनके बजट पर विचार विमर्श करने की शक्ति भी दी गई और प्रश्न पूछने की पावर भी दी गई, है ना। बात है 92 की। अभी हमने पढ़ा था 61 जिसमें बताया था विधान परिषद में एक भारतीय होगा। इसमें जो भारतीय था, 61 में जो भारतीय था, ये खाली था, इसे बोलने का सुनने का कोई अधिकार नहीं था। जो वायसराय ने कह दिया वही सत्य है, बाकी चीज इसे बोलने का भी, है ना, ना सवाल उठाने का ना बोलने का कोई भी अधिकार इसे नहीं था, ये खाली बैठ के सुन सकता था उनकी बातें बस। लेकिन 92 में जो वो व्यक्ति था मनोनीत होकर जो गया था, उसे प्रश्न पूछ सकता था, वो यहाँ पर अधिकार मिल गया कि अब ये भी बोल सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन खाली प्रश्न पूछ सकता है, वो ये उम्मीद ना रखे कि वायसराय उसका जवाब देंगे या उसका जवाब सरकारी तौर पर उसे मिलेगा। प्रश्न पूछ लिया, हाँ भाई बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, काम खत्म। ठीक है, जवाब दे नहीं दे वो हमारी मर्जी है ना। और मोस्टली जवाब देते ही नहीं थे, एक भी बार उसने जवाब नहीं दिया वायसराय ने। ठीक है ना, जो भी इस सचिव ने सवाल पूछे या जो भारतीय ने सवाल पूछे अंदर, उसके जवाब नहीं दिए जाते थे, केवल अधिकार मिल गया था कि हाँ तुम भी भाई थोड़ा सा बोल लो, फुदक लो। दूसरी चीज इसमें याद रखना है, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सन में लागू हुई? सबसे पहले 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस सन में लागू हुई? 1892 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, आगे बात करें 1919 का मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार में आप देखोगे कि पहली बार विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। यहाँ पर कौन सी शुरुआत हुई? प्रत्यक्ष चुनाव की। यहाँ पर बात हो रही है 1892 में, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कही है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष की पूछे तो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1909 में हुई थी, मॉर्ले मिंटो सुधार। 1909 का जो अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो चाहे भारत परिषद अधिनियम 1909 आए या फिर किसको मॉर्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, तो 1909 के अधिनियम को बोला जाता है। पहली चीज इसमें क्या थी कि प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत इसमें हो गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत इसमें हो गई थी। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर शाही विधान परिषद कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर शाही विधान परिषद कर दिया गया। शाही विधान परिषद मतलब जो ब्रिटिश क्राउन का शासन होता था, वो अपने आप को शाही विधान परिषद बोलते थे, जो ब्रिटिश की संसद थी, तो उसी के हिसाब से इसे शाही विधान परिषद नाम दे दिया गया था। तो ये आप नहीं भी याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत मॉर्ले मिंटो को भारत भेजा गया था कि जाओ देखो कि भारत में कहां पर फूट डाली जा सकती है। मॉर्ले मिंटो जब भारत आया, उसने भारत घूमा, उसने देखा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में आराम से फूट डाली जा सकती है। भाई साहब ने दिमाग लगाया, उसने कहा
कि जो मंत्री परिषद में जो शामिल होगा उसमें मुसलमानों के लिए अलग से सीटें रखी जाएंगी। इसमें ना तो सिखों को शामिल किया गया, ना जैनियों को, ना बौद्धों को, ना किसी और धर्म के लोगों को। ठीक है, केवल और केवल मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण दे दिया गया, ऐसा समझ सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी उसमें किसको अधिकार मिला? मुसलमानों को अधिकार मिला। और यहाँ से हिंदू मुस्लिम है ना के बीच में फर्क पड़ना चालू हो गया था, डिवीजन चालू हो गया था, यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति यहाँ पर अपनाई गई। ठीक है, यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सीटें केवल मुसलमानों के लिए ही आरक्षित थी, है ना, और केवल मुसलमानों को ही मतदान करने का अधिकार था, केवल मुसलमानों को ही मतदान करने का अधिकार था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा जो विरोध होने लगा इस चीज का कि भाई ऐसा कैसे हो गया, भारत में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और भी कई धर्मों के लोग रहते हैं, उनका अधिकार कहाँ गया? क्या वो वोट देने के लायक नहीं है या उन्हें ये अधिकार नहीं दिया जाएगा? आगे देखो, पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया। अब वायसराय की जो कार्यकारी जो परिषद थी वहां पर पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया। उसमें पहला नाम जो था सत्येंद्र सिन्हा का था। इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कौन था? सत्येंद्र सिन्हा था। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य थे, यानी कि विधि यानी कि लॉ यानी कि कानूनी सदस्य थे, यानी कि सत्येंद्र सिन्हा थे एक वकील। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलो, अगला देखो। अगला है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब यहाँ आप देखोगे भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के वायसराय, है ना। मॉर्ले कौन थे? भारत के वायसराय। और मिंटो कौन थे? भारत के सचिव। यहाँ देखोगे मॉर्ले, मिंटो। मॉर्ले कौन थे? भारत के वायसराय। मिंटो कौन थे? सचिव। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के वायसराय। अब यहाँ देखोगे जो 1919 वाला है, यहाँ पर देखो द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार लागू की गई, यानी कि राज्यों में अलग शासन होगा, केंद्र में अलग शासन होगा, ऐसा आप समझ सकते हो, है ना। द्वैध शासन प्रांतों में लागू हो गया। द्वैध शासन लिख के आए या द्विसदनीय व्यवस्था लिख के आए, याद रखना है 1919, 2 बार 19 है तो 2 बार, है ना, 1919 है, यानी 2 बार हमारा द्वैध शासन व्यवस्था चालू हो गई थी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान आया। लोक सेवा स्थापना यानी यूपीएससी के लिए एक बोर्ड का गठन होगा, ऐसा इसमें बोला गया है। पहली बार एग्जाम करवाया गया था, पहले ही करवाने लगे थे, लेकिन एक बोर्ड का गठन किया गया लोक सेवा आयोग के लिए, किसके अंतर्गत? 1919 में। आगे देखें, सरकार के कामकाज की जांच करने के लिए 10 साल के लिए अंत में एक वैधानिक आयोग बनाने की बात कही, यानी 10 साल सरकार काम करेगी। जैसे ये आया 1919 में, 1919 से सरकार 10 साल काम करेगी, 10 साल बाद वहां से एक डेलीगेशन आएगा ये देखने के लिए क्या सरकार ने सही काम किया, भारत में जो रूल करने वाले जो वायसराय हैं उन्होंने सही काम किया, क्या भारत की जनता के अनुरूप निर्णय लिए, ऐसा है या नहीं है, 10 साल बाद जांचा जाएगा, हर 10 साल बाद। ठीक है, यानी 1919 में ये अधिनियम आया और इसकी जांच कब होगी? 10 साल बाद, यानी कि 1929 में। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया ताकि जनता भरोसा करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि हाँ देखो कितनी तगड़ी नजर रखे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होता नहीं था। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ये सबसे बड़ा अधिनियम है। क्वेश्चन आए सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है, तो 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। अंतिम अधिनियम है ये, उसके बाद फिर, है ना, उसके बाद फिर ये चीजें खत्म हो जाती हैं और भारत की आजादी के लिए अधिनियम आने चालू हो जाते हैं। सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक उपाय इसे बोला जाता है, सबसे लंबा और सबसे अंतिम संवैधानिक उपाय बोला जाता है। यह कई गोलमेज सम्मेलन और साइमन आयोग की रिपोर्ट का परिणाम था। क्वेश्चन आता है कौन सा अधिनियम कई सारी गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था, तो ये 1935 का अधिनियम। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीन के तीनों में भाग लिया था, ये आपको पता होगा। आगे देखोगे तो अधिनियम के अनुसार शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया, यानी संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भारत में लागू हुई। क्वेश्चन आता है ना कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई, तो ये ब्रिटेन से ही ली गई है। और संघीय व्यवस्था के अंदर अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि तीन चीजें है ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, वो यही वाली हैं 1935 के अधिनियम से ही ली गई है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची कब आई? 1935 में आई। बेसिकली इसे 1935 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की लगभग 60-65% चीजें 1935 से ही सीधी सीधी उठा के वहां पर छाप दी गई थी। आगे देखोगे तो द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया? पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कब से समाप्त किया गया? 1935 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1935 में दो चीजें और हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया, यानी आरबीआई के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। 1935 के अधिनियम में ही ये आया था। आगे देखोगे तो इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ यानी कि जो भी प्रांत हैं और जो भी छोटी छोटी रियासतें हैं, क्योंकि भारत प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था, उन सभी को मिलाकर एक पूरा अखिल भारतीय संघ बोला जाने लगा। कब बोला जाने लगा? 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखोगे सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, सारे सन आपने देख लिए, सारी चीजें आपने पढ़ ली। ठीक है ना? एक बार जरूर जल्दी से जरा रिवीजन कर लो, है ना, क्विक रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे सन। सनों को याद करने के लिए हमने क्या किया? एक नंबर बनाया, जिसमें पहला नंबर था किसका? 73 84 13 33, 73 84 13 33, 53 58 61 92, 53 58 61 92, 09 19 और 35। ठीक है, ये हमारे सन लाइन से थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उनके अंदर की चीजें। 73 में हमने तीन चीजें पढ़ी, एक केंद्रीकरण, गवर्नर जनरल का पद और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आगे देखोगे उसके बाद हमने देखा कि 1887 में हमने यहाँ पर भी तीन चीजें पढ़ी। ब्रिटिश उपनिवेश बन गया, निदेशक मंडल आ गया, दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई। फिर उसके बाद हमने 1813 देखा। यहाँ पर हमने देखा कि चाय को व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया है, ईसाई मिशनरी आए और भारत में शिक्षा के बजट को 1 लाख रुपए, है ना, पहली बार अलॉट किए गए कि शिक्षा का बजट 1 लाख रुपए। आगे देखोगे 33 में, 1833 में हमने कई सारी चीजें पढ़ी। पहला देखोगे कि भारत का गवर्नर जनरल पद आ गया, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद था, उसे बदल के भारत का गवर्नर जनरल पद कहा गया। गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों में मतलब सब में उसे अधिकार दे दिए गए। ठीक है, केंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से शुरुआत हो जाती है। कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी चाय का व्यापार भी यहाँ खत्म हो जाता है। दास प्रथा का अंत होता है कब? 33 में। आगे बात करें तो 53 की बात करें, 1853 की बात करें तो दो चीजें हमने पढ़ी। यूपीएससी की पहली बार परीक्षा होती है, आईसीएस की पहली बार खुली प्रतियोगिता होती है। दूसरी चीज लघु संसद की स्थापना हो जाती है। आगे देखो, आगे हमने पढ़ा 1858 का। 1858 की बात करें तो हमारे दिमाग में आया 1857, क्योंकि विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? जिसे हम सैनिक विद्रोह या फिर स्वतंत्रता का पहला विद्रोह बोलते हैं। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो कंपनी शासन करती थी वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास, सीधा सीधा शासन चला गया। तो 1858 का इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर अब सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन लागू होगा। भारत के एक राज्य सचिव होगा, जिसे वो मतलब निदेशक मंडल में शक्तियां प्राप्त हो गई, लेकिन उसे बोलने का अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोला जाने लगा। अब भारत का गवर्नर जनरल जो है वायसराय कहलाएगा। पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग।
आगे देखोगे तो अगला हमने पढ़ा था 1861, यहाँ दो चीजें पढ़ी, प्रांत और केंद्र के रूप में विधान परिषदों की स्थापना की गई। फिर उसके बाद हमने देखा पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया, यानी कि चुना गया, बिना इलेक्शन लड़े, जो उन्हें पसंद होता था कि ये हमारा सबसे बड़ा चापलूस है, उसी को चुन लेते थे। 1892 की बात करें तो यहाँ भी हमने दो चीजें पढ़ी कि बजट का विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को, लेकिन वहां बोलने का अधिकार, उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन जो वायसराय होता था या उसके जो परिषद के सदस्य होते थे वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थे, है ना। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी कब होती है? 1892 में होती है। उसके बाद देखो हमने देखा कि 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार देखा, यहाँ भी कई सारी चीजें हुई। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भारत में लागू हुई, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आ गई, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आई, जिसमें केवल मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई, ठीक है, जिसमें पहले कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे, ठीक है। आगे देखोगे तो 1919 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया, यानी कि द्वैध शासन लागू हो गया, और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि एक वो बनाया गया, पूरे, है ना, आयोग बनाया गया यूपीएससी के लिए। कामकाज की जांच करने के लिए 10 साल बाद मतलब दोबारा से जांच करने की बात कही, लेकिन इसका हुआ कुछ नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये अंतिम अधिनियम आ जाता है हमारा, जिसे हम सबसे लंबा अधिनियम बोलते हैं। संवैधानिक उपाय सबसे ज्यादा इसी में किए गए थे, ठीक है ना। ये किसकी वजह से हुआ था, मतलब क्या क्या चीजें इसके पीछे बैकग्राउंड पे शामिल थी? तो गोलमेज सम्मेलन कहो या फिर साइमन आयोग कहो, ये इन सभी का मिला जुला एक प्रयास था 1935, ठीक है। आधुनिक भारत के शक्तियों के लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये बनाई गई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम हम बोलते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया गया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आगे आप देखोगे ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। 2 पॉइंट हमारे बचे कि आरबीआई के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था, और उसके बाद देखोगे अखिल भारतीय संघ, है ना, की स्थापना की गई। पूरा यूपीएससी का पूरा एक जो है विभाग अलग से क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। चलो यहाँ पर ये चीज हो जाती है खत्म, यानी आप देखोगे हमने 1773 से लेके 1935 तक के सारे जितने भी अधिनियम आए थे सारे हमने देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। और अगर आपको इसी तरह की चीज चाहिए, यही वीडियो चाहिए इसी तरीके की, ताकि सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई भी जाएं और याद भी करवाई जाएं, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप सत्यबोध एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसे ओपन करोगे, तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर पहले नंबर पे है कोर्स, और इस कोर्स में आप देखोगे यहाँ पर है मेमोरी बूस्टर कोर्स, जिसमें इसी टाइप के ट्रिक्स के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, नंबर जो न्यूमेरिक मेथड होता है या इमेजिनरी मेथड होता है लर्निंग के, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं आपके कोर्स में। अगर आपको पता है कि जीके में नंबर नहीं बने आपके कंपटीशन के एग्जाम में, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि आज का जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल जीके पर ही होता है, चाहे वो जीके हो, करंट अफेयर, 2 चीजों पर ही सिलेक्शन है, और यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज उपलब्ध मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।